आज मैं आप लोगों के समक्ष शुक्लोत्तर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के संदर्भ में चर्चा करूंगा। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर यदि नजर डाली जाए तो देखा जाए तो अधिकांश जो लेखक रहे हैं, इतिहास साहित्य इतिहास लेखक रहे हैं, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का समर्थन किए हैं या उनकी कुछ मान्यताओं का विरोध किए हैं। इस दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इर्द गिर्द ही लगभग लगभग साहित्य इतिहास परंपरा चली है। इस दृष्टिकोण से सबसे पहला प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जिसका नाम आता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में, वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक स्थापनाओं एवं धारणाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर उनका खंडन किया और एक नया दृष्टिकोण डेवलप किया, तार्किक दृष्टिकोण डेवलप करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि को संतुलित करने का प्रयास किया। इस दृष्टिकोण से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस संदर्भ में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की, जिसमें पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, और तीसरा जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इन तीनों पुस्तकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टिकोण का, उनकी मान्यताओं का व्यापक रूप से परिचय प्राप्त होता है। मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इतिहास लेखन की चर्चा करने के पूर्व सबसे पहले हम लोग उनकी जो इतिहास लेखन की जो दृष्टि थी उस पर चर्चा कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस दृष्टिकोण से उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो खास करके ये चर्चा मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से तुलनात्मक रूप से करूंगा तो और अच्छे से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को समझने में आसानी होगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो इतिहास लेखन दृष्टि थी वो परंपरावादी थी, परंपरावादी। और शुक्ल जी का जो दृष्टिकोण था, शुक्ल जी का वो था प्रत्यक्षवादी, कहा जाता था प्रत्यक्षवादी। इसमें युगीन परिस्थितियों को विशेष महत्व दिया जाता था और युगीन परिस्थितियों पे यानी वर्तमान समकालीन परिस्थितियां जो चल रही होती हैं उसके आधार पे साहित्य के इतिहास का मूल्यांकन किया जाता था। जिस प्रकार से, और ये खास करके ये दृष्टिकोण जो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो प्रभावित थे टेन से। ये फ्रांसीसी आलोचक और इतिहासविद थे टेन, उनसे प्रभावित थे जो इनकी प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण था। तो वहां पे भी टेन की जो युगीन प्रवृत्तियां थी, युगीन जो यानी प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण था साहित्य इतिहास लेखन के प्रति, उसका विरोध हडसन ने किया था। विरोध क्या कह लीजिए, उनकी मान्यताओं, कतिपय मान्यताओं का खंडन किया था हडसन जी ने। उसी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की कतिपय मान्यताओं का खंडन किया अपनी परंपरावादी दृष्टिकोण से। इसमें देखिए, जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है उसमें युगीन प्रवृत्तियों यानी समकालीन जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही होती हैं उसका विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन परंपरावादी दृष्टिकोण में क्या होता है कि जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा चल रही होती है उसके विकसित यानी क्रमबद्ध रूप का जो विकास होता है उसको बारीकी से विश्लेषण करते हुए और उसको क्रम में बिठाते हुए साहित्य का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने दृष्टिकोण में इसको शामिल किया। और उनकी दृष्टिकोण, उनकी जो इतिहास लेखन की दृष्टि है वो परंपरावादी दृष्टि को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ी है। और इस संदर्भ में उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कतिपय मान्यताओं का खंडन करके और सबल प्रमाणों से उसको स्थापित किया। इस दृष्टिकोण से सबसे पहला जो इनका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण प्रयास है वो आदिकाल के नामकरण की दृष्टि से, आदिकाल के नामकरण। अब इसको खास करके शुक्ल के संदर्भ में ही इन्होंने शुक्ल जी की मान्यता का
विरोध करके यानी उनका खंडन करके अपनी मान्यता को स्थापित करते हैं। तार्किक ढंग से सफल प्रमाणों के आधार पे शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था, यानी वीर गाथा काल नाम से उसको उपमित किया था। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसको आदिकाल नाम दिया। उसके पीछे का जो तर्क निहित था, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आदिकाल में वीर गाथात्मक प्रवृत्तियां थीं, उसी को केवल ध्यान में रखते हुए एक पक्षीय होकर के वीर गाथा काल नाम दे दिया। जबकि अन्य जो प्रवृत्तियां चल रही थी उस समय साहित्य लेखन की, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और अन्य जो लौकिक साहित्य था जिसमें खुसरो और विद्यापति जी साहित्य लेखन कर रहे थे, उनको वो नजरअंदाज कर गए। तो आचार्य हजारी प्रसाद जी ने शुक्ल जी के दृष्टिकोण को, इतिहास दृष्टि को संतुलित करने के लिए उसमें सिद्धनाथ और जैन, सिद्धनाथ, जैन और लौकिक परंपरा को स्थान दिया और इनकी दृष्टिकोण को संतुलित करने का प्रयास करते हुए इसको आदिकाल नाम दिया। आदिकाल नाम इसलिए दिया, ये कहते हैं कि जो परंपराएं यहाँ आदिकाल में दिखती हैं बीज स्वरूप में, वो आगे चल करके हिंदी साहित्य के एक व्यापक वृक्ष के रूप में दिखाई पड़ती हैं, यानी उनका आगे विकसित रूप दिखाई पड़ता है। इसलिए इसका नाम आदिकाल होना ज्यादा तार्किक लगता है। और आगे आने वाले जो इतिहास लेखक हैं और भी महत्वपूर्ण विद्वान हैं, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इस तर्क से लगभग लगभग सहमत नजर आते हैं कि इसको आदिकाल नाम दिया जाए। इस जो क्योंकि इतना ठोस प्रमाण उन्होंने दे दिया कि आचार्य शुक्ल जी की मान्यता वहां पे खंडित हो गई। आगे आगे जो अगला महत्वपूर्ण प्रयास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, वो है भक्ति काल के उद्भव के संदर्भ में। भक्ति काल का उद्भव, भक्ति का उद्भव। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल के उद्भव के संदर्भ में जो अपना विचार दिया है, उन्होंने कहा है, पौरुष से हताश जाति के पास भगवान की शक्ति एवं करुणा के प्रति ध्यान ले जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इस वजह से उस समय की जो जन भावना थी वो भक्ति में प्रवृत्त हुई और उस तरह से भक्ति संबंधी साहित्य रचा गया। किंतु वो इस्लाम की प्रतिक्रिया का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पूर्ण रूप से तो खंडन नहीं करते हैं, किंतु भक्ति काल के उद्भव के संदर्भ में केवल इस्लाम की प्रतिक्रिया को ही वो नहीं मानते हैं। उनके कहने का, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, किंतु मैं ये जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना यानी लगभग 75% वैसा ही होता जैसा आज है। वो भक्ति काल के उद्भव के पीछे इस्लामी प्रतिक्रिया को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, बल्कि उनका मानना है कि भक्ति काल भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यानी उनका मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि जो भक्ति की परंपरा 7वीं 8वीं शताब्दी में अलवार संतों के द्वारा शुरू की गई थी, वो आदिकाल से होते हुए सिद्धनाथ जैन परंपरा के रूप में आगे बढ़ते हुए वो भक्ति काल में एकदम विकसित रूप में दिखाई पड़ती है। और न कि इस्लामी प्रतिक्रिया का परिणाम था वो। इस संदर्भ में भक्ति काल के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी की जो मान्यता है वो काफी सबल साबित होती है। और उन्होंने कई उदाहरणों के माध्यम से जोड़ करके दिखाया है, क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो आदिकाल की सिद्धनाथ जैन परंपरा को सांप्रदायिकता और धार्मिकता का आरोप लगाकर उसको खारिज करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं यदि उस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया जाएगा, धार्मिकता का आरोप लगाया जाएगा, तो पूरे भक्ति काल के साहित्य को ही खारिज करना पड़ेगा। चूंकि जो सिद्धनाथ जैन परंपरा है वो भक्ति काल की जो परंपरा है मजबूत स्थिति में जो है उससे वो जोड़ती हुई नजर आती है। जैसे
उन्होंने स्पष्ट प्रमाणों के साथ, तार्किकता के साथ अपनी बात रखी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कबीरदास की रचनाओं में, कबीरदास की जो वाणी है उसमें जो क्रांति चेतना है, जो अखड़ता है, जो विद्रोह की भावना है, वो नाथ संप्रदाय में निहित विचारों से प्रभाव ग्रहण करती है। उस कबीरदास में जो हठयोग परंपरा है वो कहीं न कहीं नाथ संप्रदाय से प्रभावित है। और जो संत काव्य धारा के जितने भी भक्त कवि हुए, उन्होंने दोहा शैली का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। वो परंपरा कहीं न कहीं सिद्ध साहित्य से रिलेटेड होती है, जुड़ती है सिद्ध साहित्य में, सिद्ध परंपरा में दोहा शैली का विकास होता नज़र आता है। उसी तरह से जो कृष्ण भक्ति की परंपरा हिंदी साहित्य के भक्ति काल में दिखाई पड़ती है, वो कहीं न कहीं जयदेव की विकसित अगली कड़ी के रूप में विद्यापति जो आदिकाल में रचना कर रहे थे कृष्ण भक्ति काव्य की, उसका विकसित रूप सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास इत्यादि जो कृष्ण भक्ति कवि हैं, उनमें दिखाई पड़ता है। और राम काव्य परंपरा को भी वो जोड़ करके देखते हैं। जो प्रसिद्ध जैन कवि स्वयंभू, प्रसिद्ध जैन कवि स्वयंभू ने एक रचना रची थी, पौम चैर्यू, पौम चैर्यू। इसमें ये मूलतः इसको राम काव्य माना जाता है और इसमें कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। कड़वक शैली, कड़वक शैली। ये मित्रों कड़वक शैली जो होती है वो इसमें 5 या 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने की परंपरा है, जो आगे चल करके राम काव्य धारा में रामचरितमानस की रचना इस शैली में की गई है। और जो प्रेम मार्ग की काव्य धारा के जो कवि हुए, उन्होंने भी इस कड़वक शैली का व्यापक रूप में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से जो सिद्धनाथ और जैन परंपरा आदिकाल में चल रही थी, उसी का विकसित रूप भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस बात को सबल प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करके और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो इतिहास लेखन दृष्टि थी, उसको संतुलित करने का प्रयास किया। और एक बैलेंस, यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विरोध किया, बल्कि उनकी दृष्टिकोण को एक पूरक का काम किया। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों की दृष्टिकोण मिल करके एक हिंदी साहित्य के इतिहास को एक मजबूत आधार प्रदान हुआ, प्राप्त हुआ उनकी दृष्टिकोण से। अब आगे जो इस परंपरा को आगे बढ़ाने में जिन महत्वपूर्ण लेखक का योगदान है, उनका हम लोग चर्चा करते हैं। उसमें नाम लिया जा सकता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह ग्रंथ इनका 1938 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह ग्रंथ 1938 में इनका प्रकाशित हुआ था। और इसमें इन्होंने सन 693 ईस्वी से 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के साहित्य को ही शामिल किया है। इसके आगे के साहित्य को वो शामिल नहीं करते हैं इसमें। और यह ग्रंथ इनका लगभग 7 प्रकरणों में विभाजित है, 7 प्रकरणों में विभाजित है। इस तरह से ये लगभग लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि को ही मजबूत करते हैं, उनका ही समर्थन करते नजर आते हैं। एक जो इनकी महत्वपूर्ण धारणा है वो है अपभ्रंश के जो प्रथम कवि हैं स्वयंभू,
स्वयंभू को ये हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। स्वयंभू जो है हिंदी का प्रथम कवि के रूप में मान्यता देते हैं ये। और इसके बाद जो अगला इतिहास ग्रंथ आता है जिनका योगदान है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने में, उसमें नाम लिया जा सकता है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का जो इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरावादी दृष्टिकोण और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का समन्वय किया है। कई आधारों पे, कई तथ्यों के आधार पे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कुछ मामलों में समर्थन करते हैं और कुछ मामलों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जैसे भक्तिकाल के संदर्भ में इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का समर्थन किया है। जो इस्लामी प्रतिक्रिया इसके उदय के पीछे उन्होंने दिया है वो उसी का वो समर्थन करते हैं। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नामवर सिंह ने इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भक्तिकाल की उत्पत्ति की जो धारणा है उसको कई बार खारिज किया है, मजबूत आधारों से खंडन किया है। उसके बाद भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही समर्थन किया है भक्तिकाल के उद्भव के संदर्भ में। जबकि आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में और कबीर के महत्व की स्थापना के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का समर्थन करते नजर आते हैं। ये चंद्र शुक्ल की दृष्टिकोण से ही प्रभावित हैं। अगला जो महत्वपूर्ण इनका इतिहास लेखन परंपरा में जो योगदान है वो है गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इन्होंने अति वैज्ञानिकता का परिचय इसमें दिया है। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं आचार्य शुक्ल की ही परंपरा का समर्थन करते नजर आते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसकी रचना बच्चन सिंह ने की है। डॉक्टर बच्चन सिंह इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अपने ग्रंथ का नाम इसलिए रखा क्योंकि अब तक जितना इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का वो या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समर्थन या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विरोध इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा। इसीलिए इन्होंने अपने साहित्य ग्रंथ को हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम दिया कि उस परंपरा को तोड़ते हुए, उसको छोड़ते हुए एक नए दृष्टिकोण से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। हालांकि इस नएपन के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को ये नज़रअंदाज कर गए और एक जो क्रमबद्धता की स्थिति थी कई जगह वो खंडित होती नजर आती है। तो इस दृष्टि से बच्चन सिंह का इतिहास, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो है ही है कई मामलों में, किंतु वो कहीं ना कहीं
वो जो परंपरा जिस भाव को लेकर के लिखा गया था वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। और अगला जो इतिहास के संदर्भ में जो चर्चा की जानी चाहिए, जिन ग्रंथों की, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। कई लेखकों के द्वारा ये निर्मित हुआ है ये ग्रंथ। और एक और महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इन्होंने हिंदी साहित्य नाम से एक ग्रंथ संपादित किया है, हिंदी साहित्य। ये काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। अगली कड़ी में इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास अब तक का माना जाता है वो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। नागरी प्रचारणी सभा, इस सभा ने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास इस नाम से, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास को 16 खंडों में, हालांकि अलग अलग हर खंड का अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन संपूर्ण उस इतिहास को हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नाम दिया गया है। 16 खंडों में व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया, जिसमें व्यापक दृष्टिकोण को रखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यापकता के साथ कवर करने का प्रयास किया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही प्रभावित है पूर्ण रूपेण। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो पूरी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर दृष्टिकोण डाला जाए तो आज भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का केंद्रीय महत्व है। उनके महत्व को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आगे आने वाले लेखक और साहित्यकार उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे और वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि से नहीं, आलोचना की दृष्टि से भी और निबंध लेखन की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित हुए। इस तरह से हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर एक अच्छी सी दृष्टिकोण डाल चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।